हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 3 पे आते हैं, विच इज़ एक्सेस डेवलपमेंट इन फ्लावर्स। तो चलते हैं। फ्लावर रिप्रेजेंट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म। आपको पता है कि फ्लावर्स क्या होते हैं? एक्चुअली वो क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं एंजियोस्पर्म में। और उसका डेवलपमेंट आप अभी पिछले 2 लेक्चर में आपने देखा कि हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट is the establishment of floral axis which determine the positioning and orientation of floral organs like sepal, petals, stamen and carpels। तो फ्लोरल एक्सिस जो डेवलपमेंट होता है उसमें आप देखते हो कि पैटर्निंग होता है। सेपल, पेटल, स्टेमेंट और कार्पल का सही जगह प्लेसमेंट होना। आप देखते हो कि हमेशा बीच में आपको कार्पल मिलता है, उसके चारों ओर 4 या 5 जितने भी स्टेमेंट होंगे, फिर पेटल्स होंगे, सेपल्स होंगे। आप एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर देखते हो, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर देखते हो, तो एक पैटर्न आपको देखने को मिलता है। फिक्स शेप, साइज सबका एक ही तरीके का होता है। जितने भी पेटल हैं, जितने भी सेपल हैं, सारे स्टेमन का एक जैसा, ठीक है। तो इस टाइप का पैटर्निंग जो होता है, इसमें जो एक्सेस डेवलपमेंट होता है वो वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और एक्सेस डेवलपमेंट जो होता है यहाँ पे भी बहुत ये भी एक रेगुलेटरी प्रोसेस है। जेनेटिक पाथवेज काम करते हैं जो कि दोनों, एक बार फिर से, एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स मैंने आपको बताया था, लाइट, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें जो होता है आपने पढ़ा। और इंट्रिंसिक फैक्टर लाइक जो बहुत सारे जीन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे फैक्टर यहाँ पे तो फ्लावर का एक्सिस होता है जिसपे सेपल, पेटल ये सब लगे हुए रहते हैं, स्टेमन लगे होते हैं, उसके डेवलपमेंट में भाग लेते हैं। अब हम देखते हैं डिटेल में फ्लोरल ऑर्गेनोजेनेसिस एंड एक्सिस डेवलपमेंट। ओके, सो फर्स्टली क्या होता है, मैंने आपको बताया जब एक स्टेम जो है ग्रो करता रहता है तो उसका जो टिप पॉइंट होता है, ग्रोइंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है? सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो सबसे पहले जो होता है सूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये कन्वर्ट होता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। फ्लोरल मेरिस्टेम जो बन जाता है उसमें, मतलब जो आप पहले लीफ वगैरह बना रहा था, आप फ्लावर के पार्ट्स बनाएगा तो उसको फ्लोरल मेरिस्टेम बोलते हैं। कई सारे जीन्स इसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या होते हैं? सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं जो कि फ्लावर ऑर्गन्स को बनाने वाले हैं। जो फ्लोरल मेरिस्टेम होता है उसमें अलग अलग जोन्स होते हैं। जोन्स क्यों चाहिए वहाँ पे? ताकि अलग अलग टाइप के फ्लोरल ऑर्गन्स वो बना सके। जैसे कैरिक्स जहाँ पे होगा तो वो कैरिक्स का जोन हो गया, पेटल का जोन हो गया, स्टेमन का जोन हो गया, ऐसे ऐसे करके। एक्सेस डेवलपमेंट जो है फ्लावर में वो इंपॉर्टेंट है। मतलब एक जगह टिप पे जब ये अनडिफरेंशिएटेड मास रहता है, जो मैंने आपको बताया सूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ फ्लावर मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें क्या होता है? अब यहीं पे कैलिक्स निकलना है, कोरोला निकलना है, स्टेमन निकलना है, गाइनोशियम निकलना है। इसमें रेडियल सिमेट्री भी होती है। जैसे आप देखते हो फ्लावर है, सनफ्लावर आप देखते हो तो पूरा चारों ओर से आपको सिमिलर दिखता है, जिसको आप एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हो। या इसमें जो कैलिक्स देखते हो उसमें डॉर्सल सरफेस का होना, वेंट्रल सरफेस का होना, ये सब क्या है? ये इसमें सिमेट्री होती है, डेवलप होता है। तो सबसे पहला काम होता है इसमें, इस प्रोसेस में, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी। सबसे पहले मेरिस्टेम का बनना और इसका फंक्शन। मैंने आपको बताया जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, सैम जिसे आप बोलते हो, वो क्या करता है? वेजिटेटिव पहले वो काम करता रहता है, फिर वो रिप्रोडक्टिव में चेंज हो जाता है, जिससे कि फ्लोरल मेरिस्टेम बन जाता है। अब यहाँ पे कई सारे जीन होते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि लीफी और एपेटाइला 1 इसमें इन्वॉल्व होते हैं ताकि वेजिटेटिव जो ग्रोथ होता है वो बदल जाए रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में। और वो फ्लोरल मेरिस्टेम को, लीफी और एपेटाइला 1 क्या करते हैं? फ्लोरल मेरिस्टेम को प्रमोट करते हैं और प्लांट के वेजिटेटिव ग्रोथ को क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं। फ्लोरल मेरिस्टेम के बन जाने पे ही फिर उसमें उस जगह पे एक्सिस का डेवलपमेंट होता है, जिसपे आपका एक्सिस कौन सा? डॉर्सोवेंट्रल या रेडियल जो भी बनना हो, फिर उस पे जाके कैरिस कोरोला वगैरह लगता है। अब फिर आते हैं फिलोटैक्सी और एक्सिस के ओरिएंटेशन पे। ठीक, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स along the floral axis follows specific patterns of phyllotaxy which refers to the arrangement of organs around the central axis। अब ये जो सैम है आपका, ये क्या होता है? हल्का सा धीरे से ग्रो करता है, ठीक है, हल्का सा धीरे से ग्रो करेगा और फिर इसमें पैटर्निंग आएगा। जैसे यहाँ पे कैलिस का लगना, फिर पेटल्स का लगना, स्टेमेंस का लगना, कार्पेल कहाँ बनेगा, किस उस भाग के कौन सा हिस्सा क्या क्या बनाएगा, ठीक है। इन मोस्ट फ्लावर फ्लोरल ऑर्गन्स आर अरेंज्ड इन अ वर्ल्ड और स्पाइरल पैटर्न। अब आप देखते हैं कि बहुत सारे आपने एंजियोस्पर्मिक प्लांट देखे होंगे, वहां पे जो कैलिस, कोरोला ये सब रहता है, कैसे रहता है? वर्ल्ड रहता है,
या तो स्पाइरल पैटर्न होता है। वर्ल्ड का मतलब जैसे साइक्लिक हो गया, आप देखेंगे कि एक ही जगह से एक यहाँ वो है, एक ही जगह से कैलिक्स चारों ओर निकला रहता है, यह वर्ल्ड रहेगा, सॉरी स्पाइरल टाइप का रहता है, थोड़ा 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 ऊपर 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 आगे बढ़ते जाते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये रैंडम नहीं होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत इसमें रेगुलेटेड होते हैं, किससे, मॉलिकुलर ग्रेडियंट से, सिग्नलिंग पाथवेज, बहुत सारी चीज़ें इसमें चलती हैं। नेक्स्ट आते हैं मॉलिकुलर कंट्रोल ऑफ फ्लोरल एक्सेस डेवलपमेंट। अभी जो एक्सेस डेवलपमेंट होता है इसमें जेनेटिक पाथवेज भी जो है आपके शामिल होते हैं। कुछ जो पाथवेज हैं वो क्रिटिकल रेगुलेटर्स होते हैं जो कि फ्लोरल एक्सेस स्पेसिफिकेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट हो गया, फिर YABBY जीन फैमिली हो गया, और फिर ऑक्सिन रिलेटेड पाथवेज होते हैं जिसमें हेल्प करते हैं। एबीसी मॉडल आपने देखा ही होगा, एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये 3 क्लासेस ऑफ जीन को बताता है, A, B एंड C, जो कि अलग अलग फ्लोरल ऑर्गन्स की आइडेंटिटी के लिए उनको बनाने का काम करता है। आपने देखा था कैसे A सेपल बनाता है, A B पेटल बनाता है, और B C मिलकर स्टेमन बनाते हैं, और C अकेले कार्पेल बनाता है। और ये A क्लास के जीन कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जैसे एपेटेला 1 एपेटेला 2 A क्लास के जीन हो गए, B क्लास में एपेटेला 3 और पिस्टिलाटा आते हैं, C क्लास में क्या आता है, गैमस आता है आपका। ए गैमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्पेल डेवलपमेंट, एपेटेला 3 एंड पिस्टिलाटा आर B क्लास जीन्स, दे पेटल और जो होता है ये सेकेंड वर्ल्ड में बनाते हैं B क्लास के जीन, और थर्ड में ये C के साथ मिलकर स्टेमन बनाते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। अब इनके इंटरप्ले की वजह से अलग अलग ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। दूसरा, आपने ABC जो है क्लासेस पढ़ लिए। दूसरा YABBY जीन फैमिली होता है, ये अपर सरफेस और लोअर सरफेस, ये ऐसे अबैक्सियल और अडैक्सियल पैटर्निंग बोलते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। YABBY जीन फैमिली प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द पैटर्निंग ऑफ द फ्लोरल एक्सिस, पर्टिकुलरली इन द डिटर्मिनिंग डॉर्सल वेंट्रल पोलरिटी। अबैक्सियल का मतलब वेंट्रल, अडैक्सियल का मतलब डॉर्सल फ्लोरल ऑर्गन्स, ठीक है। मतलब जैसे कैलिक्स है तो कौन सा उसका ऊपर का हिस्सा बनेगा, कौन सा नीचे का हिस्सा बनेगा। YABBY जीन्स में अभी देखो इसमें कौन कौन से जीन्स है, फिलामेंटस फ्लावर जैसे फिला बोलते हो, और YABBY3 ये AP3 करके है, ये प्रमोट करते हैं लोअर आइडेंटिटी को। और यहाँ पे इस क्लास में और भी जीन है जैसे फेबुलोसा PHB और फेबुल्यूटा PHB, ये अपर सरफेस की आइडेंटिटी में हेल्प करते हैं। तो इन जीन के इंटरप्ले की वजह से ये YABBY जीन के फैमिलीज हो गए, उनकी वजह से डॉर्सल और वेंट्रल जो एक्सिस होती है उसमें मदद मिलता है। थर्ड, ऑक्सिन जो आपने हार्मोन पढ़ा है वो भी हेल्प करता है एक्सिस डेवलपमेंट में। ये कि हार्मोन है जो कि आपको पता है सेल डिवीजन करता है, सेल इलॉन्गेशन करता है, डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। ऑक्सिन का ग्रेडियंट होता है एक्सिस में, यहाँ पे फ्लोरल ऑर्गन्स फ्लावर डेवलपमेंट होता रहता है, तो वहाँ पे ऑक्सिन का ग्रेडियंट होता है, जिससे कि ये एक प्रकार से गाइड करता है कि कैलिक्स कोरोला कहाँ पे बनेंगे, कहाँ पे नहीं बनेंगे। ऑक्सिन के साथ एसोसिएटेड पिन प्रोटीन्स होते हैं जो कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करते हैं, पिन प्रोटीन्स, ठीक है। तो एक प्रकार से कह सकते हो ऑक्सिन जहाँ पे जैसे ज़्यादा है तो वहाँ पे कैलिक्स बनेगा, मतलब जिस पॉइंट पे बनता है, बीच बीच में खाली भी रहता है तो वहाँ पे ऑक्सिन का ग्रेडियंट कम होगा। इस प्रकार से ऑक्सिन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी मदद करता है। फिर आते हैं एक्सिस डेवलपमेंट एंड फ्लोरल सिमेट्री में। फ्लोरल सिमेट्री भी आपने पढ़ा है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन रिलेटेड टू द एक्सिस, मतलब आपने एक्टिनोमॉर्फी और जाइगोमॉर्फी पढ़ा है, तो वही है यहाँ पे फ्लावर की सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक में आपने क्या पढ़ा है, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है फ्लावर जब आप ऊपर से देखते हो किसी भी प्लेन से कट कर दो, दोनों हाफ जो होगा वो आपको बराबर मिलेगा। और जाइगोमॉर्फिक जो फ्लावर होते हैं, जैसे आप मटर के पौधे ले लीजिए ऐसे पौधे क्या होते हैं, केवल एक ही प्लेन से आप उसको काट सकते हो जहां पे आपको 2 बराबर हिस्से मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, बाकी सारे इक्वल नहीं होते। एक तो होता है रेडियल सिमेट्री, एक होता है बाइलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री आपने देखा है प्रिमिटिव जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे इक्वल अरेंजमेंट होता है फ्लोरल ऑर्गन्स का एक सेंट्रल एक्सिस के थ्रू, जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब सारे पेटल सेपल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, स्टेमेंस वगैरह का सबका सेम साइज होता है। आप जिस भी प्लेन से काटो आपको इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। वही बायलैटरल सिमेट्री में आपने देखा जैसे फेबेसी फैमिली के मेंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको मटर का एग्जांपल बताया, वहाँ पे जो फ्लावर होते हैं उसको आप केवल एक ही प्लेन से काट सकते हो। जो फ्लावर एक ही प्लेन से 2 बराबर हिस्सों में बटे, और फ्लावर आपको कहाँ से देखना है, ऊपर से देखना है या सामने से देखना है, ठीक है। सामने से सनफ्लावर है तो इसके ऐसे ऐसे कटे, तो उसको काटना किधर से, यहाँ से एक काटोगे तो ये दोनों इक्वल हाफ मिलेंगे, यहाँ से काट दो तो इधर इधर के इक्वल हाफ मिलेंगे, ऐसे काट दो तो इधर इधर के इक्वल हाफ मिलेंगे। ऐसे फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक कहलाते हैं। ऐसे मटर का पौधा हो गया,
मान लो एक बड़ा सा है, फिर दो छोटा सा है, ऐसे है, तो इसको यही एक ही प्लेन से काटोगे तभी दोनों बराबर बराबर हिस्से मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। और आप देख लो यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री जो होता है फ्लावर में, वहाँ पे जो ऑर्गन्स होते हैं वो डॉर्सल और वेंट्रल साइड डिफरेंशियली डेवलप होते हैं, इसीलिए वहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री आती है। और इसमें जो होता है बाइलेटरल सिमेट्री के लिए कुछ जीन्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे उनमें से एक हो गया साइक्लोडिया CYC और डाइकोटोमा DICH। ये बाइलेटरल सिमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये मेनली डॉर्सल आइडेंटिटी में हेल्प करते हैं, वेंट्रल आइडेंटिटी को ये क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। ये टॉपिक जो है यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे जेंडर एक्सप्रेशन इन मोनोसियस एंड डाइसियस प्लांट के बारे में, जो कि है आपका टॉपिक नंबर 4।